और सबसे पहले मौसम की बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त सर्दी की लहर जारी है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कई मकामात पर बर्फबारी हुई है। शुमाल, मशरक़ी और मगरबी बलूचिस्तान में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। चमन में बर्फ पड़ने के हसीन मनाजिर नजर आए। घर, दरख्त और गाड़ियां बर्फ से ढक गए। बर्फ से मुतासिर सड़कों की बहाली का काम भी जारी है। स्वात, लोअरदीर, शांगला, शोगरान, नारान, मोहम्मद और औरकजई के बालाई इलाकों, नथिया गली, अयूबिया, डोंगा गली, छांगला गली में भी बर्फबारी जारी है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। चमन में 35 साल बाद शदीद बर्फबारी से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। कोशक टॉप, शीलाबाग, ख्वाजा इमरान, कोहे सुलेमान, कला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पशीन, मुस्लिम बाग, कला सैफुल्ला, लोरालाई और दीगर इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों शांगला, लोअरदीर, मोहम्मद कालाम, औरकजई, चित्राल में बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राबता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हैं। अपर गलियात के मुख्तलिफ मकामात, अयूबिया, डोंगा गली, छांगला गली में बर्फबारी, जबकि एबटाबाद शहर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर दयामर में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है। और शदीद सर्दी की लहर कराची भी पहुंच गई है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। कोयटा में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में सर्दी -14 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। चमन में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि -12 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 9, लाहौर में 12 और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उधर बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में कोयटा रोड पर सयाहों की गाड़ियां फंस गई हैं। शदीद सर्द मौसम और बर्फीली हवाओं के बायस सयाहों को मुश्किलात का सामना रहा। ज़ियारत के इलाके लोहरी टॉप के करीब सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। कोयटा से बर्फबारी में ज़ियारत जाने वाले भी वापसी पर शाहराह में फंस गए हैं। शदीद ठंड और यखबस्ता हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से सयाहों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना ओड़क रोड पर ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई है और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है। SHO हन्ना पुलिस थाने के मुताबिक हन्ना ओड़क रोड पर शाम के वक्त गाड़ियों का रश ज़्यादा हो गया था, ताहम अब सड़क ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आ गई है और इस वक्त ट्रैफिक रवां दवा है। कोयटा के सयाहती मकाम हन्ना ओड़क में बर्फबारी में तफरीह के लिए जाने वालों के रश के बायस शाम और रात के वक्त ट्रैफिक शदीद जैम हो गया था। इलाके में तेज़ हवाओं और शदीद ठंड के बायस फैमिलीज़ और दीगर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बटुगा टॉप पर गुज़िश्ता रात से शदीद बर्फबारी जारी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अली खान। जी, यामर के जो बलाई मुकामात है बाबूसर टाप, नांगा पर्वत और बुटोगा टाप पे गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई सरद हो चुका है। लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और रवायती अंगीठियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बलाई वादियों के जो लोग हैं वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। माल मवेशी की चारे की भी किल्लत का सामना है। इसके अलावा पंचक्कियाँ भी बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बलाई वादियों के लोगों को खुराक में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। चला शेर व गिरद नवा में पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी की वजह से मौसम इंतहाई सरद हो चुका है। ठंडी बर्फानी हवाएं चल रही हैं। मोहम्मद अली खान, जियो न्यूज़, दयामर। लाहौर में कल से शुरू होने वाली बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। तफसील बता रहे हैं इरम अवान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कल से शुरू होने वाली बारिश की वजह से मौसम जो है वो मजीद सर्द हो गया है। इस वक्त भी जो मतला है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है। कल जो बारिश शुरू हुई वो कई इलाकों में हल्की तो कहीं तेज हुई। इस वक्त भी कई इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा 19
और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवाएं भी तेज चल रही है, 24 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 90% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा एक इत्मीनान बख्श बात यह है कि आलूदगी जो बहुत ज्यादा थी, कल लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर था, लेकिन आज वही जो आलूदगी है वो काफी कम हो गई है बारिश की वजह से। इस वक्त लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 60वें नंबर पर आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इस वक्त 70 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। जी, कराची में गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बेसमेंट में दोबारा आग लग गई थी जिसे बुझा दिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इस वक्त गुल प्लाजा पर क्या कार्रवाई की जा रही है? गुल प्लाजा को कितने फीसद क्लियर कर दिया गया है? जी, डीसी साउथ ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फाइनल स्टेज में है। आज जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीसी साउथ के मुताबिक आज सर्चिंग का काम जो है वो मलबे से मुकम्मल कर दिया जाएगा। मलबा उठाने का काम जो है वो जारी है। डीसी साउथ के मुताबिक अब तक 77 लापता अफराद जो है वो डीसी साउथ ऑफिस में रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद अगर उनका कहना था कोई शख्स लापता है तो उनके अहले खाना डीसी साउथ ऑफिस से जो है वो रब्ता करें। 67 अफराद की जो है वो लाशें मिली हैं। इस वक्त मलबे में सर्चिंग का अमल जारी है और रात से जो है मलबा उठाने का काम जारी है। SBCA की निगरानी में सारा ये काम हो रहा है। फायर ऑफिसर ज़फ़र खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तफसील बताई कि रात गए जो है बेसमेंट में दोबारा आग लग गई थी और उसे बुझाने में 3 से 4 घंटे लगे। उनका कहना था कि जो गुल प्लाजा की छत है उससे डीजल का टैंक भी नहीं उतारा गया था। आज डीजल के टैंक उतारते हुए उसमें आग लग गई, जिससे कुछ देर की जद्दोजहद के बाद जो है वो काबू पा ली गई। फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबे में जो है वो सर्चिंग का अमल जारी है। अब मलबे से जो है वो लाशें नहीं मिल रही बल्कि सिर्फ जो है वो हड्डियाँ मिल रही हैं। उनका ये कहना था कि वो तेज़ी से जो है वो मलबा उठा रहे हैं ताकि जो लापता अफराद रह गए हैं उनकी भी जो है वो जल्द तलाश कर लिया जाए। तो इस वक्त जो गुल प्लाजा का जो मलबा है वो उठाया जा रहा है ताकि उन मलबे में जो मज़ीद लापता अफराद रह गए हैं उनकी तलाश की जाए। रात गए यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड के एहलकार भी मौजूद थे। अगर कहीं पर भी आग लगती थी तो उसे जो है वो दोबारा बुझा दिया जाता था। जो यहाँ से निकलने वाला मलबा है उसे जो है वो डंपरों के ज़रिए पाक कॉलोनी में KMC जो है वो ग्राउंड मुंतकिल किया जा रहा है। वहाँ पर भी जो है वो पुलिस तैनात है ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स जो है उस ग्राउंड में मुंतकिल ना हो। तो रेस्क्यू जो है वो अफसरान हैं, उनका ये कहना है कि तेज़ी से मलबा हटाया जा रहा है। आज जो है वो मलबा हटाने का मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ साथ सर्चिंग का अमल भी जो है वो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया कमर, आपने अपडेट किया। का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। खुद को भी कमीशन में पेश करने का कह दिया। बोले आग 2 घंटे बाद नहीं बुझाई जाती, फौरी इक़दाम होता है। मैंने 2 घंटे बाद ही गुल प्लाजा पहुंचकर लोगों के जख्मों पर मरहम रखा। सामने की रोड पर उतरकर पैदल गया, रेस्क्यूदारों को बुलवाया, आग बुझाने के लिए पानी मंगवाया, ट्रैफिक खुलवाई। आर्मी, नेवी, KPT, रेंजर्स को सलाम जिन्होंने 22 जानों को बचाया। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्ज़ाम लगा दो कि वो क्यों गया। बोले जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। कराची का हर फर्द इस वाक़े की इंक्वायरी चाहता है। तमाम वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी मीडिया के सामने होनी चाहिए। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहर पर इजारादारी खोने का डर है, इसलिए इल्ज़ाम तराशी शुरू की जा रही है। सियासत करने वालों, कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है। बेहिसी की इंतहा हो गई, मगर यहाँ किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। प्लाजा में नहीं, पाकिस्तान में लगी है। हर कौमियत का शख्स उसमें था। क्या बात कर रहे हैं? सियासी रंग ना दें और ना डराने की जरूरत है। अब नहीं चलेगा। मैंने परसों भी कहा था यह केस बंद नहीं होगा। तारीख में लिखा जाएगा कि कम से कम इस गवर्नर हाउस में बैठे इस मकीन गवर्नर ने पहला कदम उठाया आगे। ये वक्त
लवाहिकीन को सब्र की तलकीन और लोगों को रेस्क्यू करने का है, सियासत का थोड़ी है। लेकिन हल निकालने के बजाय साजिशें तैयार होना शुरू हो गई हैं, जिसकी खबर पहुंच जाती है तो साजिशें करनी है तो हम तैयार बैठे हैं भाई। हम बोलेंगे तो मैसेज आएगा, गवर्नर साहब आप नहीं बोलिएगा, आपका आईनी इख्तियार नहीं है, आपकी कुर्सी बहुत कमजोर है, और फिर साजिशें होंगी। मैं आज मीडिया के सामने इस वक्त सबसे पहला काम सुबह सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि यह मामला ऐसा नहीं है जिस पर खामोशी इख्तियार की जाएगी। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। आग कैसे लगी? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी ने इमारत को खतरनाक करार देकर गिराने की सिफारिश कर दी है। काशिफ मुश्ताक रिपोर्ट करें। सानह गुल प्लाजा को हुए 6 रोज गुजर गए। एक तरफ मुतासरा इमारत का मलबा उठाने और सर्चिंग का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानब तहकीकाती टीम ने भी एक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके मुताबिक गुल प्लाजा में आग मसनूई फूलों की दुकान में लगी। मुबैना तौर पे दुकान में मौजूद बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे, जिससे इब्तदाई तौर पर आग दुकान में मौजूद सामान में लगी और फैलते हुए आग बिजली के तारों तक पहुँच गयी। आग लगते ही इमारत में मौजूद अफराद खारजी रास्तों की तरफ भागे। दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। हादसे के वक्त प्लाजा में ज्यादातर दुकानें खुली हुई थीं। इमारत के छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग से इमारत में मौजूद सीसीटीवी सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो का बताना है कि लापता अफराद की फहरिस्त में अब तक 77 अफराद के नाम हमारे पास मौजूद हैं। अभी तक जो हमारी कार्रवाई हुई है रिकवरी एंड सर्च की, उसमें तकरीबन अभी तक 67 डेड बॉडीज़ अभी आज जो हमने रिकवर की हैं वो 11 के करीब की हैं। टोटल जो है 67 के करीब डेड बॉडीज हम शिफ्ट कर चुके हैं, जो डीएनए टेस्टिंग एंड फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। जहां रेस्क्यू का अमल जारी है, वहीं एम ए जिना रोड पर बड़ी तादाद में साने में जाबाग अफराद के लवाहिकीन ने भी एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मुश्तरका टेक्निकल कमेटी ने सदर में वाक़े गुल प्लाजा का तफसीली मुआयना मुकम्मल कर लिया। कमेटी ने गुल प्लाजा को इंतहाई महदूश करार देते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की तकमील के बाद इमारत को मुनहदम करने की सिफारिश कर दी है। कैमरामैन नासिर अली, मोहम्मद साजिद और साथी रिपोर्टर किरण खान, राहिल सलमान और सुलेमान सादत खान के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर सेहत और MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर MQM की वजारतें लेकर कराची को बचाया जा सकता है तो हम फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, पंजाब का हर वज़ीर आला लाहौर को ओन करता है, मगर सिंध का हर वज़ीर आला कराची को डिसओन करता है। कराची में रिश्वत और करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहा। ये हमारा वजूद तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। हमारे पास अब नए ऑप्शन की बात करने के सिवा क्या ऑप्शन रह गया है? 18 सालों से आपकी हुक्मरानी है, तो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए इस तरह के सानियात का इंतज़ार करते हैं। फलां कायद के किसी गार्ड ने इसमें मंजिलें डलवाई थी, आपने उसको तोड़वा क्यों नहीं दिया? हादसात के ऊपर आप कर क्या रहे हैं? अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं। पूरी बंद लाशें देने वाले कायद के पास तो जाकर आप जो है वो उसकी तलाक के मसले हल करा रहे थे। उसी के जो है वो 90 पे आकर आप टोपी पहन रहे थे और पहना रहे थे, शोदा के कब्रिस्तान पे जा रहे थे। हेल्थ मिनिस्ट्री में या IT मिनिस्ट्री में मैं आके यहाँ पर जो है वो नालों की सफाई और गटर के ढक्कन रख सकता हूँ। 45 नुकात, 55 नुकात, 52 नुकात के ऊपर MQM हुकूमतों में जाती थी। एक नुक्ता है पाकिस्तान के आइन में लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के हवाले से आर्टिकल 140A की जो है वो आइनी तरमीम, ये हम हुकूमत में जाने से पहले PMLN ने हमारे साथ साइन किया। 27वें में वजीर आजम ने हमें बुलाकर कैबिनेट ने अप्रूव कर दी सारी बात, स्टैंडिंग कमेटी में चली गई, पीपल्स पार्टी अड़ गई। हम आपकी दूसरी आइनी तरामीम पे भी वोट नहीं देंगे। डेफिनेटली MQM अभी उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो तमाम निज़ाम से टकरा जाए। अगर मेरी 10 वजारत लेकर इस शहर को बचाया जा सकता है, उठने से पहले रिजाइन करने के लिए तैयार हो। अगर हमें वजारत अजीज होती तो मैं आज ये कह रहा होता जो मैं कर रहा हूँ। पंजाब का हर वजीर आला लाहौर को ओन करता है, सिंध का हर वजीर आला कराची को डिसोन करता है। 17-18 सालों में
22,000 अरब रुपए आए हैं, 2,400 अरब रुपए एक साल में। जब आप कमीशन ले लेंगे तो आप उस ठेकेदार को काम करने का नहीं कर सकते। रिश्वतों की वजह से काम नहीं हो रहे, करप्शन की वजह से काम नहीं हो रहा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ग्रीन लाइन के मंसूबे को भी जो है वो सीएम साहब ने एक तो लेटर लिख के रुकवाया है। कराची को कहीं और से तो कोई फंड नहीं मिल रहा। अब ये भी एक एजेंडा है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं हथियार उठा रहा हूं, मैं रोड बंद कर रहा हूं, मैं हड़ताल कर रहा हूं। ये हमारी एग्जिस्टेंस को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपने कोटे पे भी कोटा नहीं दे रहे। ये 40% कोटे पे जो है वो जाली डोमिसाइल बनाकर एक नौकरी नहीं देते। हमारे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन रह जाता है कि हम नए ऑप्शन की बात करें? आप गवर्नेंस कर नहीं रहे, लोकल गवर्नमेंट के आपकी तरमीम आप होने नहीं देते, तो मेरा काम सिर्फ मरना रह गया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि MQM के कौल व फेल में तजाद है, इन पर बात करना फजूल है। क्या इस्लामाबाद से चलाने से कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे? इतनी दूर से हुकूमत करने से कराची की गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी? 2013 से 2018 तक वफाकी हुकूमत ने दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध के लिए सिर्फ 2 से 3% तरक्याती फंड्स रखे थे। इन नोबडी लोगों की बातों के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जिनका कॉल और फेल, दीन और ईमान आप सबके सामने है। जब किसी ने इनको एडवाइज़र बनाया, नाजिम बनाया, तो तब तो उसको बाप बोलते थे, पता नहीं क्या कुछ कहते थे। जब उसने साहब मांगने के लिए उल्टा ठांगा तो फिर उसके साथ चुप कर गए, और जब मौका मिला तो उसके खिलाफ आ गए। अभी भी जिनके साथ हैं उनके लिए क्या कुछ कहते थे और वो इनके लिए क्या कुछ कहते हैं, तो इसलिए इन पर तो बात करना जो है फजूल है। ये जो वफाकी हुकूमत के ज़ेर असर लाने की बात की जा रही है, क्या इस्लामाबाद से कराची के हालात बेहतर हो जाएंगे? वहाँ से इतने 100 किलोमीटर से अगर यहाँ पे कोई गवर्नेंस की जाएगी तो बेहतर होगी? ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ सालों में ऐसा हुआ हो, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से कराची के लिए सबसे ज़्यादा हमें अहमियत भी है और हमारा ही है कराची। वहाँ पे जो काम हो रहे हैं उसमें बेहतरी आएगी, आ रही है। बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, कंप्लीट होने को हैं, अब शुरू होने को हैं। वफाकी वाली जो है 2013 से 18 तक जो PSDP बनता था, जिसमें खरबों के प्रोजेक्ट होते थे पूरे पाकिस्तान के लिए, दीगर सूबे भी हमारे हैं, लेकिन सिंध, पूरी सिंध के लिए 2 से 3% स्कीमें थी वहां पे। फिर 18 से आगे खान साहब आए तो उन्होंने तो कहा कि भाई सिंध हमारा ही नहीं है, सिर्फ ऐलान कर दिया 100 बिलियन का, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। एक ग्रीन लाइन बना देना या दूसरी हुकूमत में कुछ नाले साफ कर देना जो NDMA के फंड थे जहां पड़े हुए थे, तो ये बहुत है। 2008 से 13 में मुस्तफ़ा कमाल साहब का ही एक क्लिप है, मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि कराची को और एज अ मेयर सबसे ज्यादा पैसे दिए तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए। ठीक है, कुछ कोताहियां जरूर होंगी, लेकिन जिस तरह की मंजरकशी की गई ऐसा नहीं है। हमें कराची सबसे ज्यादा अहम है। काश मुस्तफ़ा साहब ये बात वफाक वहाँ पे असेंबली में उठाते कि वफाक क्यों नहीं शेयर देता कराची को, वो अहमियत क्यों नहीं मिली 2013 से 18 में, 2018 से आगे ऑनवर्ड क्यों नहीं यहाँ पे फंड दिए गए। आज डेवॉस में गजा अमन बोर्ड के मुआहदे पर दस्तखत करके पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर गजा अमन बोर्ड का रुकन बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस तकरीब में शरीक थे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। सदर ट्रंप ने ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ील्ड मार्शल के बारे में बात की। वज़ीर आज़म ने उन्हें फ़ील्ड मार्शल की नशिस्त के बारे में आगाह किया। सदर ट्रंप ने मुस्कुराहट के साथ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खैर मक़दम किया। इससे पहले तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग ख़त्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे। बहुत से मुल्क गजा अमन बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 8 माह के दौरान 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। ट्रंप ने बताया कि जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान उनके दोस्त बन गए। ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया और कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनसे कहा कि जंग रुकवा कर 1 करोड़ से ज़ायद जानें बचाएं। ट्रंप ने कहा कि ईरान अमरीका से बात करना चाहता है, अमरीका भी बातचीत के लिए तैयार है। गजा अमन बोर्ड में शामिल नुमाया ममालिक में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, हंगरी, इंडोनेशिया शामिल है। बरतानिया ने बोर्ड में शमूलियत से इनकार कर दिया। खारजा सेक्रेटरी एविट कूपर के मुताबिक ये फैसला तकरीब में रूसी सदर पुतिन की मुमकिन शिरकत के पेश नज़र किया गया। डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें भी हुई। वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और दीगर से मुलाकातें की।
वाशिंगटन में पाक अमरीका इंट्रा पार्लिमानी डायलॉग हुआ, जिससे खिताब में कांग्रेसमैन रॉन एस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर किए जाएंगे। डायलॉग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेनेटर सलीम मानवीवाला और सेनेटर राना महमूदुल हसन ने की, जिसमें पार्लिमानी ताउन, सलामती और तिजारत पर बातचीत की गई। As we look to the future, I'm optimistic about our continued collaboration. Together, we can assure that our partnership benefits both Pakistanis and Americans alike, contributing to global economic success. These conversations are of paramount importance, and I'm grateful for the opportunity to engage with you in this meaningful dialogue. हमारी कोशिश ये है कि जो पाकिस्तान की सेनेट है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली है, उसकी इंगेजमेंट कांग्रेस और सेनेट के साथ बढ़े और बेहतर हो। मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत आगे तक जाएगा और यहाँ से वफूद आएंगे और उधर से भी वफूद आएंगे और फिर जो है वो आपस में हम बहुत ज़्यादा करीब आएंगे एक दूसरे। US was the second country after Britain who recognized Pakistan as a sovereign state. So this trip can definitely go a long way strengthening the ties between the two countries. हमने एक नया बाब शुरू किया है पाकिस्तान के लिए, ताकि कांग्रेस के मामलात में पाकिस्तान के लिए एक सिंपैथी पैदा हो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, और जो ट्रस्ट डेफिसिट एग्जिस्ट करता है वो ट्रस्ट डेफिसिट रिमूव हम कर सकें। इसमें पाकिस्तानी जो यहाँ बैठे हुए हैं अमेरिकन पाकिस्तानीज, दे शुड प्ले देयर ड्यू रोल इन रिमूविंग दोस ट्रस्ट डेफिसिट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेवॉस से वापसी पर पाकिस्तान आमद से पहले बरतानिया पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा लूटन एयरपोर्ट पर उतरा। वज़ीर आज़म ने डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के बाद लंदन पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में गाज़ा अमन बोर्ड के मुआहदे पर भी दस्तखत किए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश ने हतमी फैसला सुना दिया। पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर पाकिस्तान भी गौर कर सकता है। बांग्लादेश के वजीर खेल आसिफ नजर ने इस बात का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मीडिया से गुफ्तगू से कबल आसिफ नजर और खिलाड़ियों के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद आसिफ नजर ने दो टोक ऐलान किया कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप न खेलने का फैसला हमारी हुकूमत का है। हमने हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस कराने की दरख्वास्त की है। भारत में हमें सिक्योरिटी खतरात का सामना है। आसिफ नजर का कहना था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हकीकी हैं। ICC ने उनको तस्लीम नहीं किया, जबकि भारत ने हमें कायल करने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। आसिफ नजर ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं। हमें अब भी उम्मीद है कि ICC हमारे मौक़िफ़ को सुनेगी और तस्लीम करेगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम के मुताबिक इस मामले को आखिर तक नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा हक है। हम ICC से दोबारा राब्ता करेंगे। भारत नहीं जाएंगे। श्रीलंका में खेलना चाहते हैं।